हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2023 में हॉटस्टार पर आई वेब सीरीज मेंशन 24 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक तेलुगु वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है जो कि बस 30-30 मिनट के हैं। तो एपिसोड की शुरुआत एक अमृता नाम की लड़की से होती है जो एक खंडहर में बेहोश होती है और बैकग्राउंड में उसे कहते दिखाया जाता है कि वो इस मेंशन में एक रहस्य को ढूंढने आई थी, लेकिन वो रहस्य भी अमृता के साथ चला जाएगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक न्यूज़ में हम देख पाते हैं कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ डायरेक्टर कालिदास कई दिन से मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वाइफ तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। साथ ही उनकी बेटी अमृता इस चीज़ से सदमे में होती है और बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती होती है। मीडिया ने भी उसका जीना हराम कर रखा होता है, ये पूछकर कि आखिर उसके पिता कहाँ भाग गए। एक्चुअली हर जगह यही बात फैली होती है कि उसके पिता गद्दार हैं, वो नेशनल प्रॉपर्टी लेके भागे हैं जो कि काफी ज्यादा कीमती थी। फिर अमृता अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाती है जिनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा होता है क्योंकि उनके पति का इस तरह अचानक से गायब हो जाने का उन्हें बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा था। इसलिए डॉक्टर भी अमृता को सजेस्ट करती है कि वो अपनी माँ को घर पर ही ले जाए, वहाँ शायद उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो। अमृता अपनी माँ की देखभाल करने के लिए एक नर्स को भी रखती है जो उसी के घर में रहती होती है। अमृता को यकीन होता है कि उसके पिता गद्दार नहीं थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे। अब अमृता के लिए एक ही सवाल खड़ा था कि आखिर उसके पिता गए कहाँ। इसलिए अपने कंप्यूटर में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के बारे में सर्च करती है। फिर अमृता आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जयप्रकाश के पास जाती है ताकि कोई जानकारी मिल सके। अमृता अपने पापा के बारे में पूछती है तो जयप्रकाश कहता है कि तुम्हारे पापा तब से गायब है जब से लास्ट टाइम के एक्सकेवेशन के पास से उन्हें शायद कोई बहुमूल्य चीज मिली थी। तो अमृता कहती है कि आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से तो मेरे पापा आखिरी बार खंडहर मेंशन गए थे। ये सुनकर डायरेक्टर घबरा जाता है और कहता है कि उस मेंशन का हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम वहाँ जाने की सोचना भी मत क्योंकि वहाँ जाने वाला कोई भी इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आता। खैर अमृता वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ खंडहर मेंशन का नाम सुनकर पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं और पुलिस वाला भी अमृता से यही कहता है कि उस मेंशन में जो गया है वो वापस लौट के कभी नहीं आया और मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी, इसलिए मैं उस खंडहर मेंशन में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और ये कहकर वो अमृता को वहां से भगा देता है। तब एक कांस्टेबल अमृता को बताता है कि वो मेंशन शहर के नॉर्थ में है जो कि 6 एकड़ में बना है और बहुत डरावना है। अमृता बिना देर किए पहुंच जाती है मेंशन में। इस मेंशन में बहुत सारे कमरे होते हैं। अमृता को वहां बहुत सारी भयानक चीजें दिखाई देती हैं, साथ ही काला कौवा भी। वहाँ का माहौल काफी भयानक होता है, सुनसान इलाका होता है और शहर से काफी दूर भी होता है। सेटअप बिल्कुल रिचुअल जैसी प्लेस लग रहा था। अमृता उन सभी चीजों की फोटो लेने लगती है। इसके बाद अमृता मेंशन की रखवाली करने वाले चौकीदार के पास आ जाती है। चौकीदार को देख अमृता को शौक लगता है क्योंकि जो चीज इतनी हॉन्टेड है भला उसकी देखरेख कोई क्यों करेगा। अमृता को चौकीदार के यहाँ किसी के होने का एहसास और घुंघरुओं की आवाज भी आती है। अमृता चौकीदार से कहती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और मेंशन 24 पर आर्टिकल लिखना चाहती है, इसलिए उसको यहाँ की पूरी हिस्ट्री जाननी है। अमृता चौकीदार से पूछती है कि क्या ये सच है कि यहाँ कोई अनजान सी शक्ति लोगों को मार देती है। इस पर चौकीदार उसको विक्रम बेताल की कहानी सुनाते हुए बताता है कि दोनों सवाल जवाब खेलते हैं, लेकिन शायद बेताल को भी कुछ ऐसा जानना था जिसके बारे में वो वाकई नहीं जानता था। यहाँ चौकीदार के आंख पर एक घाव होता है जिसके बारे में अमृता के पूछने पर चौकीदार का कहना होता है कि उसको एक कौवे ने पंजा मारा है। अब क्योंकि अमृता को आत्मा वगैरह पर विश्वास नहीं होता, इसलिए चौकीदार उसे कहानी सुनाता है। इस तरह अमृता और कालिदास की मेन कहानी के साथ साथ हमको इस सीरीज के 6 एपिसोड के अंदर अलग अलग कैरेक्टर की 6 कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो पहली कहानी है इसी मेंशन के रूम नंबर 504 की, जहां पर चतुर्वेदी नाम का एक राइटर अपनी फैमिली से दूर इस मेंशन में अपने टाइपराइटर की मदद से एक हॉरर स्टोरी लिखने आया होता है, लेकिन उसे फील नहीं आ रहा होता। इसलिए बोर होने पर जो वो ड्रिंक लेने उठता है तो अचानक से लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है जिससे उस राइटर की हालत खराब हो जाती है। उसी समय उसकी बीवी का भी फोन आ जाता है जो उससे पूछती है कि तुम घर पर क्यों नहीं आ रहे हो। इस बात पर राइटर कहता है कि उसे शांति से एक हॉरर नॉवेल लिखनी थी, इसलिए तो वो उस फ्लैट में आया था। राइटर बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसका टाइपराइटर खुद ब खुद टाइप करने लगता है कि बच्चे बगल वाले रूम 404 में हैं, शोर ना करें। और फिर अचानक से उसका टाइपराइटर गायब हो जाता है। ये सब देख के राइटर परेशान हो जाता है, फार्मेसी में सरदर्द की दवाई लेने आता है। तभी उसी फार्मेसी में एक लड़का भी कुछ चीजें मांगने आता है जो कि सर्जरी के इक्विपमेंट लग रहे होते हैं, लेकिन उसके स्टोर में काम करने वाली कहती है कि सामान यहाँ नहीं है, वो पास वाले स्टोर में जाके ले सकता है।
उसके बाद चतुर्वेदी भी वहाँ से दवाई लेके अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने पर उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो दवाई खा के पीछे मुड़ता है उसका इस बार टाइपराइटर ही गायब हो जाता है। टाइपराइटर ढूंढते हुए जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो उसे एक कमरा खुला मिलता है, जहाँ उसे एक बच्चे का जूता पड़ा होता है। वो जैसे ही जूता उठाता है उसके पीछे से टाइपराइटर गिर जाता है और वहाँ से एक बच्चे को भी गुजरते देखता है। जब उसे देखने जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब टाइपराइटर फिर से टाइप करता है, जिसमें लिखा होता है कि आज तेरी आखिरी रात है। ये पढ़ राइटर को लगता है कि ये बदमाशी बच्चे कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्साते हुए सीधे 404 रूम का दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी उसे जूते का दूसरा पेयर भी मिलता है, तो वो सोचता है कि उसका शक सही है, वो इसी घर का बच्चा होगा। राइटर फिर से दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी एक दूसरे रूम से एक प्रेग्नेंट औरत बाहर आती है, जो राइटर को कहती है कि थोड़ा शोर कम करो, यहाँ और भी लोग रहते हैं। तभी राइटर की नज़र वहाँ पड़े अलमारी पर जाती है, जहाँ ढेर सारे जूते पड़े होते हैं, जिसका मतलब वो समझता है कि इस घर में कई सारे बच्चे हैं। राइटर बच्चों को सबक सिखाने के लिए सभी जूतों को पन्नी में भरकर डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है, जो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वो आदमी राइटर को भगवत गीता के कुछ श्लोक सुनाता है, पर राइटर उसे 2-4 गालियां दे के चला जाता है। रात में जब राइटर सो रहा होता है तो उसे किसी चीज की आवाज आती है, जिससे वो जग जाता है और देखता है कि जूतों की सारी पन्नियां उसके रूम में पड़ी हैं। तभी राइटर के दरवाजे पे कोई नॉक करता है, तो राइटर देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर ढेर सारे बच्चे खड़े हैं। ये देख के राइटर की हालत खराब हो जाती है, डर के मारे वो जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ ढेर सारे बच्चों की स्पीड उसके इर्द गिर्द होती है और एक बच्ची को ऊपर से नीचे आते दिखाया जाता है, जो शायद से उस राइटर का खेल खत्म करने आई होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चौकीदार और अमृता पर, जहाँ चौकीदार कहता है कि उस दिन के बाद से राइटर कहाँ गया पता नहीं चला, किसी को नहीं दिखाई दिया, बस उसके चप्पल बच्चों के जूतों के बीच मिली थी, इसलिए सबने उसे मरा मान लिया। ये सुन के अमृता जवाब देती है कि वो गायब हुआ है, मरा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि राइटर को बच्चों से चिढ़ थी, उसकी सारी किताबें फैमिली और बच्चों के खिलाफ हुआ करती थी, तो शायद उसको फीडोफोबिया था, इसलिए वो शायद अपनी फैमिली से दूर भाग गया होगा। और ये कहकर अमृता अपने घर चली जाती है और अगले दिन आने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि चौकीदार के घर में वही बच्चे के जूते पड़े हैं। और इस तरह फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड में अमृता सो रही होती है, तो उसे अचानक से ऐसा लगता है कि वही बच्चा उसके कमरे में है और डर के मारे वो जाग जाती है। फिर वो अपनी माँ से मिलने जाती है, जहाँ उसके घर एक नर्स आती है, जिसे उसकी माँ की देखभाल के लिए बुलाया गया था। अमृता फिर से चौकीदार से मिलने जाती है, जहाँ चौकीदार पहेलियां बुझाते हुए दूसरी कहानी रूम नंबर 203 में रहने वाली स्वप्ना की कहानी सुनाता है, जो कि कोई और नहीं फार्मेसी में काम करने वाली वही लड़की होती है, यानी कि हमारी प्यारी आनंदी, जिससे पहले एपिसोड में राइटर ने दवाई ली थी। यहाँ स्वप्ना अपनी माँ से बात कर रही होती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि समय रहते शादी कर लो, उस लड़के के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मतलब स्वप्ना का एक बॉयफ्रेंड है, जिसके बारे में उसकी माँ को सब पता है, लेकिन स्वप्ना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती और अपनी माँ से कहती कि जो भी चीज उसे चाहिए होती है उसे वो हासिल कर ही लेती है, फिर चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। सपना जैसे ही अपनी माँ का फोन काटती है, वहां रखा रेडियो अपने आप बजने लगता है, जिसमें न्यूज़ चल रही होती है कि किसी ने अपनी बीवी और 7 साल के बच्चे को खत्म कर दिया है और अब वो फरार है। इसके बाद फार्मेसी का सीन दिखाया जाता है, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जहाँ वो राइटर और लड़का उसे दवाइयाँ लेने आया था। तभी उसकी कलीग अचानक से आ जाती है, जो उसे उसके बॉयफ्रेंड के नाम से चिढ़ाने लगती है। इस पर स्वप्ना कहती है कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड से 2 दिन से मिली ही नहीं। तभी उसकी कलीग देखती है कि स्वप्ना गलत पिल्स लेके एडिक्टेड होती जा रही है। इस पर स्वप्ना कहती है कि मैं क्या करूं, मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी है। इस बात को सपोर्ट करते हुए उसकी कलीग भी कहती है कि अपनी माँ की बात मानो, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन सपना उसकी भी नहीं सुनती। तभी स्वप्ना को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है और वो दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ स्वप्ना का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि रात में वो उसके घर आकर उससे कुछ बात करना चाहता है। लेकिन तभी उसकी कलीग गेट से एंटर करती है, जो कि किसी के कर्ज चुकाने की बात कर रही होती है। सपना उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि अगर ये अभी यहाँ पर आई है तो अब तक वो किससे बात कर रही थी। खैर अब रात में सपना का बॉयफ्रेंड आता है, जो उस पर भड़कते हुए कहता है कि मेरी बीवी को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। इस पर सपना कहती है कि अच्छा तो है, आज नहीं तो कल पता चलना ही था। यहाँ दोनों की बातों से पता चलता है कि उन दोनों का अफेयर पिछले 7 साल से चल रहा होता है।
सपना का बॉयफ्रेंड कहता है कि मेरी बीवी को तलाक देना इतना आसान नहीं है। इस पर सपना कहती है कि फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है। ये सुन के उसका बॉयफ्रेंड सहम जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल गलत है। फिर वो कहता है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता है और मैं यहाँ पर हूँ, ये बात किसी को बताना मत। फिर रात में दोनों रोमांस करके सो जाते हैं। देर रात सपना को घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। गेट खुद ब खुद खुल जाता है। उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। डर के मारे सपना ढेर सारी पिल्स खा के सो जाती है। अगले दिन फार्मेसी में पुलिस उससे पूछताछ करने आती है कि क्या वो उस लड़के को जानती है। यानी कि यहाँ पुलिस उसी के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है। असल में स्वप्ना के बॉयफ्रेंड ने ही अपनी बीवी और बच्चे को मार दिया था और भागकर यहाँ आ गया था। स्वप्ना तुरंत भागकर घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम में नहा रहा है और स्वप्ना से कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये बात किसी को बताना मत। तब स्वप्ना कहती है कि हाँ, मैं नहीं बताऊंगी, तुम डरो मत। अब हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। और ये कहकर स्वप्ना अपना और उसका बैग पैक करने लगती है। साथ ही अपने बॉयफ्रेंड को जल्दी से बाथरूम से बाहर आने को कहती है, लेकिन वो बाहर आता ही नहीं। तभी स्वप्ना को उसकी माँ का कॉल आता है, जिससे बात करते हुए हड़बड़ी में वो फ़ोन रख देती है और इससे उसकी माँ को पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड घर पर ही है। स्वप्ना अपने बॉयफ्रेंड को बार बार बाथरूम से बाहर आने को कहती है, पर वो एक ही बात रिपीट करता है कि मैं यहाँ पर हूँ बेबी, किसी को बताना मत। स्वप्ना को इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो जाती है, लेकिन उसे धक्का तब लगता है जब दरवाजे की बेल बजती है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होता है। ये देख स्वप्ना बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। सपना उसे घर के अंदर बुलाती है, उसे बाथरूम की तरफ इशारा कर बताती है कि वहाँ कोई है। ये देख उसका बॉयफ्रेंड एक हथौड़ी लेके दरवाजे के पास जाता है, लेकिन अचानक वो डिमोनिक हो जाता है और हथौड़ी लेके स्वप्ना की ही तरफ आने लगता है। तभी वहाँ चारों तरफ दीवालों पर खून ही खून देखने को मिलता है और स्वप्ना के पीछे उसके बॉयफ्रेंड की आत्मा को खड़े दिखाया जाता है। इसके बाद स्वप्ना का क्या हुआ किसी को एग्जैक्टली पता नहीं चलता, क्योंकि अगले दिन जब पुलिस आके देखती है तो उसकी लाश बाथटब में पड़ी होती है और हथौड़े से कई बार उस पर वार हुए होते हैं। यहाँ तक कि पुलिस को उसकी माँ ने बताया भी था कि जब ऐसा हुआ तब वो फ़ोन पर थी और उसके बॉयफ्रेंड ने ही ऐसा किया होगा, क्योंकि वो उस वक्त वहीं पर था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब चौकीदार बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही अपनी बीवी बच्चे को मारने के बाद खुद सुसाइड कर लिया था, यानी कि वो घर कभी आया ही नहीं। यहाँ मतलब निकलता है कि उसके बॉयफ्रेंड का भूत वहाँ पर आया और उसी ने सपना को मार दिया, क्योंकि सपना की वजह से ही ये सब कुछ हुआ था। यहाँ कहानी सुनने के बाद अमृता इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती और इस स्टोरी का दूसरा साइड बताती है कि असल में स्वप्ना अपनी माँ की तरह नहीं थी। अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए उसने उसे उकसाया कि वो अपनी फैमिली को खत्म कर दे, और जब ये न्यूज़ उसने रेडियो पर सुनी जो शुरुआत में चल रही थी, उसने अच्छे से सुनी थी और उसे इसी चीज़ का गिल्ट था। बस उसे इस बात का पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड भी खत्म हो गया है। अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए उसने पिल्स खानी शुरू कर दी थी और इसी हेलुसिनेशन में आके खुद को खत्म कर लिया, खुद के हथौड़ी से खुद को मार लिया। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत अमृता से होती है, जब वो घर पर आती है और माँ को चेक करती है। साथ ही अपने पिता के साथ बिताए पल को भी याद करती है। अपने पिता की याद में वो खाना तक नहीं खा पाती। फिर अमृता को वापस चौकीदार के पास दिखाया जाता है, जहाँ चौकीदार फिर से एक कहानी सुनाता है और वो होती है रूम नंबर 605 की। कहानी की शुरुआत में एक ब्रोकर एक फैमिली को इस मेंशन के रूम नंबर 605 में लेके आता है, और वो भी काफ़ी सस्ते में, 7,000 पर मंथ में। अब इस परिवार की बात करें तो इस फैमिली में पति पत्नी रागा होते हैं। रागा वही फार्मेसी वाली होती है जिसे हमने एपिसोड 2 में स्वप्ना के साथ देखा था। दोनों के 2 बच्चे होते हैं, जिनके नाम देवी अम्मा और चिंटू होते हैं, और उनके दादाजी भी हैं। उन बच्चों की दादी का नाम भी देवी अम्मा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। रागा की बेटी का नाम उसके पति ने अपनी माँ के नाम पर ही रखा था। खैर, ब्रोकर पैसे लेके वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले ब्रोकर रूम नंबर 613 में जाने से मना करता है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ एक आदमी पहले भूतों से बातें किया करता था, लेकिन अब वो कहाँ गायब होगा किसी को नहीं पता। इस पर रागा का पति कहता है कि ये बात उसे पता है। ब्रोकर के जाने के बाद रागा के पति को वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो राइटर को मिला था। वो रागा के पति से कहता है कि मृत्यु देवता पीछा करते हुए जरूर आएंगे, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ ये बात इनडायरेक्टली इसलिए बोली गई थी क्योंकि वो अपनी माँ के दुख में था, उनसे ही बातें करने यहाँ आया है, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि यहाँ पर आत्माओं का वास है, या यूँ कहे कि यहाँ की कहानियाँ प्रचलित थी। इसके बाद हमें उस आदमी के पिता को दिखाया जाता है, जो अपनी बीवी की फोटो ही देख रहा था
और उस फोटो के सामने लगा बल्ब बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था, जिससे वो आदमी डरने लगता है। लेकिन तभी रागा उसे खाने के लिए बुला लेती है। जब सब लोग खाना खाते हैं तब उस आदमी की बेटी उससे पूछती है कि आज आप कौन सी कहानी सुनाओगे। तो वो कहता है कि आज मैं तुम्हारी दादी की कहानी सुनाऊंगा। रात में जब सोने लगते हैं तब वो आदमी उसकी दादी यानी अपनी माँ की कहानी सुनाता है। इसके बाद उस आदमी की माँ देवी अम्मा को दिखाया जाता है, जिन्हें गांव में काफी ज्यादा सम्मान दिया जाता था। गांव वाले सबसे पहले देवी अम्मा को अपने घर के खाने का भोग लगाते थे, और गांव पर जब भी कोई मुसीबत आती थी तो दादी हमेशा खड़ी रहती थी। असल में वो एक तांत्रिक थी जो भूत भगाना वगैरह किया करती थी। लेकिन एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई, और जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास लौट कर जरूर आऊंगी और फिर सभी साथ रहेंगे। ये कहकर वो रोने लगता है। तब उसकी बेटी कहती है कि जैसे दादी आत्माओं से बात करती थी वैसे आप क्यों नहीं करते। तो आदमी कहता है कि हाँ, मैं जरूर करूंगा। खैर, दूसरे दिन रागा निकल जाती है अपने काम पर, और ठीक उसी समय ये कहानी चल रही होती है जब सपना को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया था। क्योंकि उसी समय रागा जब फार्मेसी में आई थी तो उस समय वो किसी के कर्ज को चुकाने की बात फोन पर कर रही थी। रागा को परेशान देख उस दिन सपना उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब रागा बताती है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पति का अपनी माँ के गुजर जाने का गम इतना बड़ा था कि सब बर्बाद हो गया। वो बिल्कुल भी बदलते नहीं, इसलिए हम लोगों को घर बदलना पड़ गया। दूसरी तरफ रागा का पति अपनी माँ से बात करने के पीछे पड़ा था, इसलिए वो अपने पिता और बच्चों को लेकर चला जाता है रूम नंबर 613 में, जहाँ ब्रोकर ने जाने से मना कर दिया था। वहां जाके वो आदमी अपनी माँ की तरह हाथ में शीप लेके रिचुअल करता है, जिससे देवी अम्मा की आत्मा अपनी ही पोती के शरीर में चली जाती है। उधर रागा अपने काम से वापस आ जाती है तो देखती है कि घर पर कोई नहीं, और यहाँ पर तो अंधेरा है। थोड़ा आगे जाने पर रागा को अपना पति दिखाई देता है, जो अलमारी में अपना सर मार रहा होता है, और फिर एकदम से वो अपनी बीवी से कहता है कि माँ वापस आ गई। इस तरह बोलने से रागा डर जाती है और डरते हुए पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तब वो रागा को रूम नंबर 613 में ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी माँ तो पहले की तरह बैठ के खाना खा रही है। आदमी अपनी माँ को देख के खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही रागा अंदर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी बेटी है। तभी वहाँ उस आदमी का पिता भी आ जाता है। वो भी ये समझता है कि ये तो उसकी बीवी है। उस आदमी का पिता बेटा सभी जाके उसके पास बैठ जाते हैं। फिर बच्ची देवी अम्मा की आवाज़ में रागा को बुलाती है और कहती है कि तुम भी मेरे पास आओ, मैं यहाँ तुम सबको अपने साथ ले जाने आई हूँ। ये सुन रागा भी उसके पास आ जाती है। उससे पूरा परिवार सुसाइड कर लेता है, जिसको उनकी काम वाली आकर देखती है और सबको इन्फॉर्म करती है। प्रेजेंट में चौकीदार अमृता को उस बच्ची की डायरी दिखाता है जिसमें रिचुअल्स थे। अमृता को इस कहानी पर भी विश्वास नहीं होता है। डायरी देख के अमृता कहती है कि रागा का पति मेंटली सिक था, उसने बच्चों को उल्टी सीधी कहानी सुनाई। बच्चों का मन कोमल और साफ होता है, इसलिए बच्ची के मन में अपनी दादी के प्रति फीलिंग आने लगी और वो खुद को देवी अम्मा समझने लगी। रागा के पति की वजह से सब मारे गए। रागा ने भी बचाने की कोशिश नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि वो कर्ज में डूबे थे, और अगर कर्जा ना उतार पाती रागा तो उस कर्जदार के पास जाके गलत काम करना पड़ता। अब अमृता चौकीदार को उसके आँख के लिए एक दवाई देके वहाँ से चली जाती है, और इस तरह तीसरा एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत फिर से अमृता से होती है, जहाँ वो नर्स के साथ अपनी माँ की देखभाल कर रही होती है। लेकिन तभी नर्स नोटिस करती है कि अमृता की माँ की दवाइयों वाला बॉक्स टेबल पर ना होकर गेट के पास होता है, जो अचानक से खुद ब खुद चल रहा होता है। नर्स जैसे ही बॉक्स लेने जाती है उसे वहाँ पैर पहने किसी के पैर दिखाई देते हैं, जो बहुत ज़्यादा जले और भयानक थे। उसे देख के नर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अमृता नर्स को समझाती है कि इंसान ही इंसान को डराता है, भूत वगैरह कुछ भी नहीं होते। ये बोल के अमृता फिर से चौकीदार के पास जाती है। इस बार चौकीदार उसे रूम नंबर 409 की कहानी सुनाता है, जहाँ एक राधिका नाम की औरत रहती होती है। वो एक भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर होती है, और ये वही प्रेग्नेंट महिला है जिसने एपिसोड 1 में राइटर चतुर्वेदी को डांट लगाई थी। राधिका शीशे में देख के अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसकी परछाई अलग ही बिहेव करने लगती है। उसकी परछाई उसे ही मारने पर तुली होती है। देख के राधिका डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि राधिका सपना देख ही रही होती है। राधिका जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से उसे ऐसे डरावने सपने आ रहे होते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से उसे अपने डांस को रोकना पड़ा। राधिका को हमेशा ऐसा लगता होता है कि कोई चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर रहा हो। तभी राधिका के पति का कॉल आता है तो राधिका उसे अपने सपने के बारे में बताती है, पर उसका पति उसे बहला फुसला देता है। उसे खुश करने के लिए उसके पति ने पहले से उसके लिए एक डॉल को कुरियर करवाया होता है। राधिका उस डॉल को अपने घर के बाकी डॉल के साथ रख देती है, और जैसे ही राधिका मुड़ती है हम डॉल में हरकत होते देखते हैं। इसके बाद राधिका अपना रूटीन चेकअप करवाने डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ राधिका उसे अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है।
चेकअप के दौरान राधिका को ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसकी फोटो ले रहा हो। राधिका को परेशान देख डॉक्टर उससे उसके पास्ट के बारे में कुछ बात करती है और कहती है कि वो स्ट्रेस ना ले। उसके पास्ट के बारे में उसके पति को पता है, साथ ही उसे किसी हिप्नोटिस्ट से मिलने की भी सलाह देती है। चेकअप के बाद जब राधिका वापस घर आती है तो कोई उसके फ़ोन पर प्राइवेट नंबर से चेकअप के दौरान ली गई फ़ोटोज़ भेजता है, जिसे देख वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। राधिका उस नंबर पर कॉल भी करती है पर अनरीचेबल बताता है। तभी राधिका को अपने घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। राधिका आवाज़ का पीछा करते हुए जाती है तो उसे बेड के नीचे एक डॉल मिलती है, जिसे उठाने जब वो झुकती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक जला हुआ हाथ उस डॉल को खींच रहा होता है। ये देख राधिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगले दिन राधिका एक हिप्नोटिस्ट से मिलती है, जहाँ वो डॉक्टर को पूरी बात बताती है और कहती है कि मैं पिछले 4 महीनों से परेशान हूँ, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। राधिका की बात सुन डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज कर उसका पास्ट रिवील करता है। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राधिका एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर होती है और ऐसे ही डांस करके वो काफ़ी अच्छे पैसे कमाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब राधिका अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है तो एक राजू नाम का लड़का उसकी चुपके से फ़ोटो खींच रहा होता है। राजू एक फ़ोटोग्राफ़र होता है। राधिका अपनी फ़ोटोज़ देख के खुश होती है और इस तरह धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन होता यह है कि शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने करियर के चलते राजू को बिना बताए ही बच्चे को गिरवा देती है। इस वजह से राधिका और राजू का ब्रेकअप हो जाता है। सेशन के बाद राधिका वापस अपने घर आ जाती है। अब रात के समय राधिका को डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और घर के बाहर उसे एक बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब वो पास जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी राधिका के पीछे में एक लड़की का भूत नजर आता है। डर के मारे राधिका वापस अपने घर आ जाती है। इस बार शीशे में उसे एक बच्चा दिखाई देता है और फिर एक लड़की आती है जो उससे कहती है कि माँ तुमने मुझे क्यों मार दिया। और फिर एकदम से वहाँ राजू की आत्मा भी आ जाती है और वो बच्ची और राजू मिलकर राधिका को मार देते हैं। ये कहानी सुनकर अमृता कहती है कि राधिका को उसकी बेटी या राजू ने नहीं मारा, बल्कि उसकी यादों ने मारा है। अमृता बताती है कि राधिका जब दोबारा माँ बनी तो उसकी पुरानी यादें उसे फिर से परेशान करने लगी, जिसके बाद उसे राजू और अपने मरे हुए बच्चे की याद आने लगी। मेंटली वीक होने के कारण वो हेलुसिनेट करने लगी। साथ ही उसने हिप्नोटिस्ट को भी नहीं बताई कि राजू पहले से ही मर चुका है। मन ही मन वो खुद को कोसने लगी। अंत में आके उसने सुसाइड कर लिया। ये कहकर अमृता वहाँ से चली जाती है। अब अमृता जब अपने घर पहुँचती है तो वहाँ का वॉचमैन उसे कुछ कैमरे की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसे देख के अमृता शॉक्ड रह जाती है। यहाँ पर चौथा एपिसोड खत्म होता है। अब 5वें एपिसोड में अमृता अपने पापा के स्टडी रूम में जाती है, जहाँ सब कुछ बिखरा होता है। वहाँ पर फैली चीज़ों में अमृता को बचपन में अपने द्वारा बनाई कुछ ड्राइंग्स मिलती हैं, जिन्हें देख के अमृता को अपने पापा की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अमृता के लिए उसके पापा ही हीरो फिगर थे। अचानक से अमृता को कुछ याद आता है और वो अपने पापा के सीक्रेट ड्रॉअर से एक बुक निकालकर पढ़ने लगती है, जिसमें मेंशन 24 का जिक्र होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल वालों को एक बॉक्स मिला था। यहाँ पर जयप्रकाश को भी देख पाते हैं, यानी जयप्रकाश ने अमृता से झूठ कहा था कि वो उसके पिता के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानते और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ गए। फिर कालिदास को दिखाया जाता है जो उस बॉक्स को अपने घर लाकर चेक करते हैं। यहाँ उन्हें एक रोल मिलता है जिसके अंदर एक लिपि लिखी होती है और उस लिपि में 15 अगस्त 1947 से रिलेटेड कुछ लिखा होता है। मेंशन 24 में ऐसा कुछ ना कुछ खास था जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो खुद एक मेटल डिटेक्टर लेकर वहाँ चेक करने जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अमृता ये पढ़ के खुद मेंशन 24 जाती है। मेंशन के अंदर जाने से पहले वो बूढ़ा आदमी अमृता से कहता है कि उसे फूक फूक कर अपने कदम रखने होंगे। अमृता जब रूम 24 के पास पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ के दरवाजे पर ताला लगा है। अमृता उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन ताला नहीं टूटता। तभी उसे पायल की आवाज़ आती है तो अमृता वहाँ से निकल के फिर चौकीदार के पास पहुँच जाती है। इस बार चौकीदार की कहानी रूम नंबर 307 में रहने वाले लड़के लिली के बारे में होती है। लिली एक स्कल्पचर आर्टिस्ट होता है। इसी लड़के को हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में स्वप्ना के पास फार्मेसी में कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट मांगते देखा था। लिली काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था, कुकिंग भी अच्छा करता था। साथ ही वो मीट स्टोर भी करके रखता होता है जो कि इंसानी मांस होता है, जिसको वो फ्रिजाइल बॉक्स में रख के बेचा करता होता है, जिसके लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। इससे समझ आता है कि लिली एक साइको टाइप का आदमी है। वहाँ के ह्यूमर स्कल्पचर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है
कि ये इसलिए रियल लगते हैं क्योंकि इसने बहुत से लोगों को मार के बनाया होता है। लिली को लड़कियों का बहुत शौक होता है, या यूं कहे वो अपनी मूर्तियों इंसानी मीट के लिए ऐसा करता था। खैर वो रेड लाइट एरिया से एक सुल्ताना नाम की लड़की को पिक करता है। सुल्ताना जब लिली के घर आती है तो उसकी नज़र वहाँ बने स्कल्पचर पर जाती है, जिसे देख के वो उनकी तारीफ करती है। तभी सुल्ताना की नज़र सेंटर में बने एक स्कल्पचर पर जाती है जिसका नाम जेसी होता है। वो एक असली इंसान का सर था। फिर लिली सुल्ताना को इंसानी मीट खिलाता है, जो कि सुल्ताना को काफ़ी अच्छा लगता है। लिली सुल्ताना को ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर देता है, लेकिन सुल्ताना उसे पीने से मना कर देती है, जिसकी वजह से ड्रिंक उसके बदन में गिर जाता है। इसके बाद सुल्ताना वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है। बाहर आने के बाद लिली और सुल्ताना रोमांस करने लगते हैं कि तभी सुल्ताना को जेसी का भूत दिखाई देने लगता है, जिससे सुल्ताना डर जाती है। सुल्ताना लिली से कहती है कि जिस लड़की का चेहरा तुमने बनाया है वही मुझे बार बार नजर आ रही है। सुल्ताना की बात सुन लिली जब चेक करने जाता है तो वहाँ सेंटर पर जेसी का सिर नहीं होता और एकदम से वहाँ की लाइट चली जाती है। फिर लिली के चारों तरफ वही आत्मा भटकने लगती है। लिली धीरे धीरे वापस उसी रूम में जाता है जो कॉफिन में जेसी की आत्मा उसे पकड़ के मार देती है। सुल्ताना ये सब देख के बेहोश हो जाती है। कहानी सुनाने के बाद चौकीदार बताता है कि उस रात क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। उस रात के बाद वो लड़की पागल सी हो गई, जिसके बाद उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वे अमृता को एक न्यूज़पेपर दिखाता है और कहता है कि ये बात तो अब पूरी दुनिया को पता चल गई है। कहानी खत्म होने के बाद चौकीदार अमृता को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि खामोश कर दिए ना, अब कोई जवाब नहीं ना, अब शायद अब आप डर चुकी हो और अब भूतों पर आपको विश्वास हो गया होगा। इस पर अमृता कहती है कि हर चुप्पी का मतलब भूत प्रेत पर विश्वास करना नहीं होता। कहकर वो वहां से चली जाती है। जाते हुए अगले दिन जवाब देने की बात कहती है और यहाँ पर 5वां एपिसोड खत्म होता है। और अब आते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड पर, जहाँ अमृता सुल्ताना के बारे में पता करने के लिए उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहाँ सुल्ताना को रखा गया था। अब वहाँ का मुआयना करने के बाद सीधा वो लाइब्रेरी जाती है और जिस महीने सुल्ताना की खबर छपी थी उसी महीने के सारे अखबार टटोलने लगती है। इसके बाद अमृता पुलिस स्टेशन जाके इसी इंसिडेंट के बारे में पूरी रिपोर्ट निकलवा लेती है और फिर वो चौकीदार से जाके मिलती है, जो अमृता को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि अमृता अब वापस कभी नहीं आएगी। अब अमृता चौकीदार को एक कहानी सुनाती है। अब तक बेताल विक्रम को कहानी सुना रहा था, लेकिन अब विक्रम बेताल को कहानी सुनाता है। मतलब अमृता चौकीदार को सुनाती है। तो ये कहानी होती है रजिया के बारे में। अमृता बताती है कि लिली अक्सर रेड लाइट एरिया में रहने वाली लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था। अब कॉल कर इसलिए क्योंकि उनको तलाश करने वाला कोई नहीं होता, उनकी फैमिली होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। अब ऐसे ही एक दिन लिली को रजिया पसंद आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है, लेकिन लिली रजिया को मार डालता है, उसका मांस बेच देता है। आगे अमृता बताती है कि इस बार भी लिली को लगा था कि उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रजिया की एक बहन भी होती है और वो कोई और नहीं सुल्ताना ही होती है। सुल्ताना जानबूझकर लिली के साथ उस रात गई थी क्योंकि उसने रजिया को लिली के साथ जाते देख लिया था और उसके बाद से रजिया मिसिंग थी। सुल्ताना ने अपनी बहन के गायब होने की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी करवाई थी। सुल्ताना जो लिली के घर गई तो वहाँ उसे अपनी बहन तो नहीं मिली, लेकिन अपनी बहन का हाथ देख के समझ गई कि लिली ने रजिया को मार दिया है, क्योंकि रजिया के हाथ पर सुल्ताना का नाम लिखा था। ये देख के सुल्ताना टूट जाती है। सुल्ताना जानती थी कि वो लिली को ऐसे नहीं हरा पाएगी, क्योंकि लिली एक साइको टाइप का आदमी है, इसलिए उसने रजिया के भूत होने का खेल खेला और जैसे ही उसे मौका मिला उसने लिली को जान से मार दिया। शॉकिंगली ये सारी बातें सुल्ताना ने खुद अमृता को बताई होती हैं। अमृता की बात सुन चौकीदार शॉक्ड हो जाता है कि इसने ये पहली कैसे सुलझा ली। चौकीदार अमृता की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है। चौकीदार अमृता से कहता है कि अब उसके पास और कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं बची। इस पर अमृता कहती है कि अभी एक कहानी बची है, रूम नंबर 24 की। रूम नंबर 24 का नाम सुनकर चौकीदार थोड़ा डर जाता है। कुछ ना कहते हुए बस अमृता को चाबी दे देता और संभल के जाने को कहता है। अमृता रूम नंबर 24 में जाती है, जहाँ से एक कब्र में से एक हाथ बाहर निकलते दिखता है। किसी को होने का एहसास आती पायल की झनझन की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन फिर अमृता डरती नहीं। अचानक से अमृता को कब्र के नीचे से बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है। बेसमेंट में जाने के बाद अमृता को एक दीवार दिखाई देती है जिसके अंदर एक कलावा फंसा होता है। अमृता उसे देख के समझ जाती है कि कलावा उसके पिता का है, क्योंकि उसने ही अपने पिता को बांधा था। अमृता एक हथौड़े से उस दीवार को तोड़ती है तो देखती है उस दीवार के पीछे उसके पिता है, यानी किसी ने उसके पिता को उस दीवार के पीछे चुनवा दिया था। अमृता अपने पिता को देख के बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तभी वहाँ वही चौकीदार आ जाता है जिसका असल में नाम सीताराम होता है, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का चीफ एक्सकेवेशन सुपरवाइजर है। और उसको जयप्रकाश और पुलिस वाले ने उसी दिन बता दिया था अमृता के बारे में कि वो मेंशन 24 में पता करने आने वाली है। सीताराम कहता है कि मैंने जानबूझ के तुम्हें कहानियां सुनाई थी ताकि तू डर के मारे यहाँ से भाग जाए, लेकिन तू भी अपने बाप की तरह जिद्दी निकली, अब तुझे भी मरना पड़ेगा।
सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है। असल में अमृता पहले से ही सीताराम के बारे में जानती होती है। यहाँ आने से पहले ही उसने उसके और जयप्रकाश के बारे में रिसर्च कर लिया था और वो उसके बारे में जान गई थी। वो सीताराम से कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि तू कौन है और तेरी कहानियां भी हर जगह से कंफर्म कर ली थी कि आखिर ये सच है या झूठ। और तेरे आदमियों को भी मैंने सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था जो मेरे घर मुझे डराने आए थे। अमृता आगे कहती है कि मैं तो बस यहाँ के राज से पर्दाफाश करने और अपने पिता के साथ हुआ क्या ये जानने आई थी। तो दोस्तों अब खुलते हैं इस सीरीज के असली पत्ते। असल में इस मेंशन के ठीक 100 फीट नीचे एक खजाना छुपा है जिसके बारे में कालिदास, जयप्रकाश और सीताराम को पता था। कालिदास भी यही सब कुछ पता करने आए थे। ये जगह हॉन्टेड थी या नहीं, यहाँ बस भूत प्रेत के रूमर्स फैलाए गए थे ताकि किसी को इस खजाने के बारे में ना पता चले और ना ही कोई आए। अब इस खजाने की कीमत पद्मानंद स्वामी मंदिर के अंदर जो खजाना मिला था उससे भी 10 गुना ज्यादा कीमती था। लेकिन कालिदास एक ईमानदार आदमी था। वो इस बात को हायर ऑफिसर और गवर्नमेंट को बताना चाहता था ताकि देश की तरक्की हो। लेकिन सीताराम के मन में लालच होता है। वो नहीं चाहता था कि इस बात की भनक भी किसी को लगे, इसलिए उसने कालिदास को मरवा के इस दीवार में चुनवा दिया था। सीताराम की बात सुन अमृता कहती है कि मेरे पास तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं जो तुझे सलाखों के पीछे और पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे। इस पर सीताराम कहता है कि ऐसा तब होगा जब तू बचेगी और फिर अपने आदमियों को अमृता को मारने को कहता है। सीताराम के आदमी अमृता को मारते हैं और बेहोश कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से कालिदास की आत्मा बाहर आकर अमृता में समा जाती है और फिर वो सीताराम के सभी आदमियों के साथ उसको भी मार देती है। इसके बाद अमृता अपने घर आ जाती है जहाँ कालिदास की स्पिरिट भी आती है। अमृता की माँ कालिदास को देख के ठीक हो जाती है। यहाँ हमें एक सच्चाई और पता चलती है कि अमृता की माँ को सारी सच्चाई पहले से पता थे, लेकिन अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। शायद सीताराम ने पहले से उसे धमकी दे रखी होगी। इसके बाद अमृता को अपने पिता की पोस्ट मिल जाती है। उन्हें देश का हीरो घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिलता है। कालिदास की सच्चाई सबके सामने आने के साथ साथ खजाने की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ जाती है, जिसके चलते उस खजाने को मेंशन में ढूंढने का काम शुरू कर दिया जाता है। अमृता जब मेंशन के अंदर जाने लगती है तो ये बूढ़ा आदमी उसे वार्न करता है और कहता है कि वो खजाने को ना ढूंढे, लेकिन अमृता उसकी बात नहीं मानती। अमृता मेंशन के अंदर जब नीचे टनल में जाती है तो उसे वहाँ एक सिक्का मिलता है जिसके ऊपर 3 नाग बने होते हैं। अमृता सिक्के को देख के एक्साइटेड होते हुए अपने सीनियर्स को दिखाती है तो उसके सीनियर्स उस सिक्के को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन जब तक अमृता को समझ पाती है अचानक से उसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच लेती है और सिक्के के साथ धरती में घोल भी बन जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेंशन 24 वेब सीरीज की कहानी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।